हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी क्लास है और हिंदी क्लास में हमने वर्णमाला, संधि दोनों ही चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उन सभी को क्लियर कर लिया था। तो जो बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो आज का नया चैप्टर है यानी नया टॉपिक है वो है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग में हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन आती है, किस किस तरीके के, किस किस वैरायटी के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आपने संधि नहीं की है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो आपको एक बार और क्लास लेनी पड़ेगी आपको उसकी संधि की, क्योंकि जब तक आपको संधि समझ में नहीं आएगी जब तक आप उपसर्ग और प्रत्यय नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि उपसर्ग जो और प्रत्यय जो डिपेंड करता है वो ओनली ऑन हमारा संधि पर ही करता है, और संधि करती है हमारी वर्णमाला पर। तो मैंने आपको पहली क्लास में ही आप सभी को बताया था कि जो भी आप पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने वर्णमाला नहीं ध्यान से पढ़ी तो आप आगे के चैप्टर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने संधि नहीं की तो आप उपसर्ग और प्रत्यय नहीं कर पाएंगे। अगर आप उपसर्ग प्रत्यय नहीं कर पाएंगे तो आपका बहुत बड़ा होगा लॉस, जो कि बहुत ही है एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। अगर आप इनमें से ही क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कैसे चलेगा? तो आपका जो टारगेट है मेरे भाइयों वो है हमारा 37 में से 35 लाने का, क्योंकि 30 तो हमारे सभी बच्चे कर पाएंगे, लेकिन हमें 30 नहीं लाना है। जो हमारा कंपटीशन है वो इन 5 क्वेश्चंस पे है, इन 7 क्वेश्चन पे है। तो हमको ये निर्णय लेना है कि हमें 5 क्वेश्चन हमें ही करके आने हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब बढ़ाते हैं हम अपनी अगली क्लास यानी हिंदी क्लास को। उपसर्ग इसमें टॉपिक चल रहा है, इसमें हमारे क्या टाइप आती है। तो सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर सभी बच्चे होंगे तैयार। जो नोट्स बना रहा है वो बनाएगा इसके नोट्स, और जो रिवीजन कर रहा है वो करेगा रिवीजन। तो इसमें जो आज का हमारा इसमें कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 1। तो इसमें किस किस तरीके की हमारी वो कंडीशन देता है, किस किस तरीके कहाँ कहाँ पर हमारा उपसर्ग लगता है, क्या प्रकार होते हैं, क्या किस तरीके का क्या टॉपिक है ये, तो इसको हम सब इसमें आज निचोड़ कर इसको पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इसका जो पहला, जो इसकी पहली कंडीशन है वो लिखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो हमारा उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। ठीक है मेरे भाइयों। नंबर दो जो कंडीशन है, पहली तो हो गई उपसर्ग जो शब्द है वो हमारा उपधन सर्ग से मिलकर बना है, यानी उप प्लस यानी उपयोग हमारा सर्ग से मिलकर बना है। अब बात आती है नंबर 2 की। उप का अर्थ है, उप का अर्थ क्या है? तो मेरे भाइयों इसका अर्थ होता है, मेरे दोस्तों इसका अर्थ होता है समीप, यानी उप का अर्थ है समीप, यानी निकट, यानी निकट या फिर पास। ठीक है, अब बात आती है सर्ग की नंबर 3 पर। नंबर 3 पर वो कहता है सर्ग का अर्थ बताइए, सर्ग का अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सभी बच्चे इसमें लिखेंगे सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि करना या फिर रचना करना, रचना करना। ठीक है मेरे भाइयों। अब नंबर 3 पर जो नंबर 4 पर बात आती है वो क्या है? नंबर 4 कंडीशन इसकी क्या है? तो ये सभी कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि वो इनमें से भी हमारा क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि उपसर्ग जो बनता है वो बनता है उपधन सर्ग से मिलकर, या फिर उपसर्ग की जो संधि है वो है हमारी उपधन सर्ग। फिर बात आती है हमारी जो उप शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समीप, निकट और पास। फिर बात तीसरे नंबर पर वो बोल रहा है सर्ग का अर्थ क्या होता है? तो सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी रचना करना। ठीक है मेरे भाई। तो नंबर 4 पर जो पॉइंट है, अब उपसर्ग उसका मीनिंग लिखेंगे। तो उपसर्ग का अर्थ इस पर जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे उपसर्ग का अर्थ। इसमें क्या लिखना है अब मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सब उसको देखेंगे।
तो इसमें लिखेंगे किसी शब्द के समीप जाकर उस शब्द की सृष्टि करना या रचना करना और उस शब्द का अर्थ बदलना ही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है मेरे भाई और मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या बोला उसने, किसी शब्द के समीप जाकर या फिर उस शब्द के समीप जाकर या उसकी रचना करने पर या उसकी रचना करने पर या उसकी सृष्टि करने पर नए शब्द का रचना करना और उस शब्द का अर्थ बदलने सकल। हाँ मेरे भाई, तो कह रहा है किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की रचना करना ही उपसर्ग का कार्य होता है। तो मतलब कहने वाली बात यह है कि जैसे उपसर्ग है, किसी शब्द में हम उपसर्ग लगा देते हैं तो उससे नया शब्द उत्पन्न होता है, यानी नए शब्द की रचना होती है, नए शब्द की सृष्टि होती है। ठीक है मेरे भाइयों, यानी नया शब्द उत्पन्न होता है तो उसका जो अर्थ है वो पहले वाला तो रहता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, यही हमारा उपसर्ग कहलाता है, यही हमारा उपसर्ग का अर्थ होता है। अब आती है बात नंबर 5 की, तो नंबर 5 में लिखेंगे उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं। उपसर्ग हमारे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। नंबर 5 पर जो पॉइंट है वो लिखेंगे उपसर्ग शब्दांश होते हैं। नंबर 6 पर पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इनमें से एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो उसका मतलब है 2 से 3 नंबर आपने गवा दिए, अगर वो नेगेटिव में चले गए तो आपके 5 या 6 नंबर चले गए। तो इन पॉइंट को सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहता है हमसे उपसर्ग, कहता है वो 5वें में उपसर्ग एक शब्दांश है। फिर कहते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग हम किसी शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में या शुरू में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो छठे पॉइंट में कह रहा है जो उपसर्ग लगाते हैं वो मूल शब्द के या किसी शब्द के हम शुरू में लगाते हैं, वही हमारा उपसर्ग होता है। अब नंबर 7 पॉइंट आता है, वो उसमें क्या कहता है, किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। तो कहने वाली बात यह है किसी भी शब्द में हमारे एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं या फिर होते हैं, उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, वो कह रहा है किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं और 1 भी लग सकता है। अब बात आती है नंबर 8 पॉइंट की। नंबर 8 पॉइंट पर वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो सभी बच्चे नंबर 8 पॉइंट लिखेंगे। तो वो कह रहा है प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। यानी कहने वाली बात यह है कि अगर
एक उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग लगा है मूल शब्द में तो उसका कोई भी अर्थ हो सकता है उस उपसर्ग का। ठीक है, यानी अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ भी हो सकता है, दो अर्थ भी हो सकते हैं। अब हम करते हैं अगली बात, नंबर 9 पॉइंट। अगली बात में लिखेंगे जिस शब्द में, जिस शब्द में, ठीक है मेरे भाइयों, जिस शब्द में उपसर्ग, जिस शब्द में उपसर्ग लगाया जाता है उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, फटाक से 9 के 9 पॉइंट अपनी को कॉपी में नोट करेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे आगे, आगे वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। पहला पॉइंट कहा उपसर्ग कैसे बनता है, उपधन सर्ग से मिलकर उपसर्ग बना होता है। नंबर 2 पर कह रहा है उप का अर्थ होता है समीप, निकट, पास। ठीक है मेरे भाइयों, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना या कोई नया शब्द बनाना। ठीक है, फिर बात करते हैं उपसर्ग का अर्थ, किसी शब्द के समीप में जाकर, यानी किसी शब्द के पास जाकर, यानी शुरू में लगकर किसी नए शब्द की रचना करना ही हमारा उपसर्ग कहलाता है, यानी उस शब्द का अर्थ बदल देना ही उपसर्ग कहलाता है। और नंबर 5 पर कह रहा है उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ठीक है, नंबर 6 पर कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग हम किसी भी शब्द के आरंभ, प्रारंभ या शुरू में करते हैं। मतलब कहने वाली बात यह है उपसर्ग कभी भी पीछे नहीं लगते, वो हमेशा आगे ही लगते हैं। नंबर 7 पर कह रहा है किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लो, उसमें हमारे एक से अधिक, एक उपसर्ग भी लगा हो सकता है, 2 भी लगे हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। नंबर 8 पर जो बात कह रहा है वो कह रहा है प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। ये भी बात आप उसकी ठीक है। फिर 9 पर कह रहा है जिस शब्द, यह शब्द, जिस शब्द में उपसर्ग लगाया जाता है उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। कोई बात नहीं, यानी कोई शब्द लिया, किसी शब्द में उपसर्ग लगाया, उपसर्ग लगाने के बाद उस शब्द का अर्थ तो डेफिनेटली बदलेगा ही बदलेगा, ये तो कंपल्सरी बात है। तो इसमें आपने 9 पॉइंट जिसने नोट किए नहीं किए हैं फटाक से कर लेगा, और जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो भी स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे हम आगे, आगे वो क्या कह रहा है और कंडीशन इसकी क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात अब नंबर 10 पॉइंट पर आती है कि नंबर 10 पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले अब नंबर 10 पॉइंट को देखेंगे कि नंबर 10 पॉइंट पर वो क्या कह रहा है। तो सभी बच्चे नंबर 10 डालेंगे। नंबर 10, नंबर 10 में कह रहा है मूल शब्द को अलग करके उपसर्ग को पहचाना जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, नंबर 11 है, लिखेंगे नंबर 11 में उपसर्ग प्लस मूल शब्द। ठीक है, तो नंबर 10 में उसने कहा मूल शब्द को अलग करके हम पहचान सकते हैं उपसर्ग को, जो इस तरीके का होता है, उपसर्ग लगा होता है किसी के आरंभ में, किसी मूल शब्द के आरंभ में, तो इस प्रकार मूल शब्द को अलग कर लिया, इससे पहचान हो गई कि हमारा उपसर्ग है। नंबर 12 पॉइंट क्या है, क्या उसने हमें बोला है, किसी संपूर्ण शब्द या शब्दांश में से मूल शब्द को अलग अलग करने पर, ठीक है मेरे भाइयों, किसी संपूर्ण शब्द या शब्दांश में से मूल शब्द को अलग अलग करने पर जो
आरंभ में बचता है वही उपसर्ग होता है। ठीक है तो दोस्तों, तो किसी भी शब्द के या शब्दांश के मूल शब्द को अलग करके जो आरंभ में बचता है वही हमारा मूल शब्द होता है। अब नंबर 13 पे बात आती है। नंबर 13 पॉइंट क्या है? तो वो कहता है उपसर्ग की संख्या। उपसर्ग की कितनी संख्या होती है? उपसर्ग की संख्या। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसमें सभी बच्चे लिखेंगे। तो इसमें पहला जो लिखेंगे पॉइंट वो लिखेंगे नंबर 1 पर संस्कृत में उपसर्ग की संख्या। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? नंबर 2 पर हिंदी में उपसर्ग की संख्या। हिंदी में उपसर्ग की संख्या। नंबर 3 अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या। इनको फटाक से लिख लेंगे कि इसमें कितनी होती है और किसमें कितनी होती है। नंबर 4 पर बात आती है उर्दू में उपसर्ग की संख्या। तो सभी बच्चे फटाक से इसको उतारेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो इसमें क्या होगा, उसने 10 पॉइंट पर बोला मूल शब्द को अलग करके हम उपसर्ग को पहचाना जाता है। फिर वो कह रहा है उपसर्ग प्लस मूल शब्द। तो वही बात तो कह दी इसने कि मूल शब्द अलग हो गया तो उपसर्ग पहचान लिया। नंबर 12 पर कह रहा है किसी संपूर्ण शब्द या शब्दांश में से मूल शब्द को अलग अलग करने पर जो शब्द आरंभ में बचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो शब्द। यहाँ पर लिखेंगे जो शब्द आरंभ में बचता है वो हमारा मूल शब्द उपसर्ग होता है। ठीक है मेरे भाइयों, जो शब्द हमारा आरंभ में बचता है मूल शब्द को अलग करने के बाद वही हमारा उपसर्ग होता है, वही हमारा आंसर होता है। फिर कहता है वो उपसर्ग की संख्या किसमें कितनी होती है? संस्कृत में कितनी होती है, हिंदी में कितनी होती है, अंग्रेजी में और उर्दू में कितनी होती है। तो अब इसका आंसर लिखेंगे कि हमारी जो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है वो होती है हमारी 22। ठीक है मेरे भाइयों, और जो हिंदी में होती है वो होती है मेरे दोस्तों 10 से 12। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर। और जो अंग्रेजी में होती है वो होती है मेरे दोस्तों 8। और जो हमारी होती है उर्दू में होती है हमारी 19। ठीक है, वो कहता है संस्कृत में उपसर्ग की संख्या ऑप्शन में 21 है, 22 है और 23 है। अगर 22 है तो 22 आंसर लगाएंगे। फिर बात आती है हिंदी में उपसर्ग की संख्या। ऑप्शन में 10 भी है और 12 भी है, तो आप लगाएंगे 12। अगर ऑप्शन में 10 है, 11 है लेकिन 12 नहीं है और 13 है तो आंसर देंगे 10। जब हमारे पास 10 और 12 दोनों हैं तो 12 आंसर, जब हमारे पास केवल 10 आंसर है तो 10 आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर बोलता है अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या, ये होती है मेरे भाइयों 8। फिर बात आती है उर्दू में उपसर्ग की संख्या, ये होती है हमारी 19। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसको सभी से नोट करेंगे। फिर बढ़ेंगे हम सवालों की तरफ। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं हमारे, संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं और कौन कौन से उपसर्ग हमारे इन चीजों में नहीं आते हैं। तो फटाक से जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट लेगा, फटाक से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ, अगले टाइप की तरफ। तो सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सभी पॉइंट डालेंगे। नंबर 1 पॉइंट संस्कृत में उपसर्ग की संख्या। संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत हमारे उपसर्ग आते हैं। तो मेरे भाइयों आपने देखा बोर्ड पर 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से इसमें उपसर्ग लगेंगे। तो आपने देखा पहला शब्द है निराभिमान, दूसरा शब्द है समाचार, तीसरा शब्द है सदाचार, चौथा जो नंबर 4 पर है वो है हमारा दुष्कर, नंबर 5 पर है निर्धन।
ठीक है मेरे भाइयों, 5 शब्द ये आपके लिखे हैं बोर्ड पर। अब बात करते हैं इसमें उपसर्ग कौन सा है, कौन सा इसमें उपसर्ग नहीं है, कौन सा हमारा मूल शब्द है और कौन सा हमारा इसमें मूल शब्द नहीं है। तो जब आप मैं इसका वो करता हूं, जब मैं इसको मूल शब्द अलग करता हूं तो ये कहा जाता है हमारा ये शब्द निर्धन अभिमान। तो मुझे पता लग गया, एक तो इसका जो उपसर्ग है वो है हमारा निर है, और मूल शब्द की कौन सा है, अभिमान। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में लिखा है समाचार, तो इसका हो जाएगा मूल शब्द आचार। ठीक है मेरे भाइयों, मूल शब्द हो जाएगा आचार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सब पॉइंट है वो है सदाचार, तो ये हो जाएगा सदा धन आचार। तो मेरे भाइयों इसका ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले की। अगला है दुष्कर, तो जो इसका मूल शब्द है वो है इसका कर। कर है तो मूल शब्द तो है वो दुष्कर। निर्धन बनेगा निर्धन, निर्धन और धन से मिलकर। अब बात करते हैं इसमें, उसने हमें एक पॉइंट में ये भी दिया था कि एक किसी भी शब्द या शब्दांश में एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं जो कि हमारे ऊपर है। ऊपर आपने देखा कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं। तो आपने देखा निर का मैंने बताया था, जहां भी आपको ये दिखे, आपको ये वाला हलंत वाला दिखे तो उसकी संख्या जो है वो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया निर हो गया, प्लस इसका भी अब हम इसको भी तोड़ लेंगे, तो यहां से तो आ गया अभी और मूल शब्द हो गया इसका अभिमान। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास ये भी है और ये भी है तो आंसर होगा हमारा ये, अगर ऑप्शन में खाली ये है तो आंसर होगा ये। ठीक है मेरे भाइयों, जब जब हमारे पास ऑप्शन में दोनों है तो ये रेड वाला आंसर, जब जब हमारे ऑप्शन में अकेला ये है तो ये वाला आंसर। अब बात करते हैं सदाचार की। सदाचार में हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो ये द है, एक कौन से वर्ग का है, ये है तय वर्ग का, तो द हो जाएगा तय वर्ग में, तो ये हो जाएगा सतधन आचार, तो हो जाएगा सताचार। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये भी हमारा विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, जो बिल्कुल हमने पढ़ा था संधि के अंदर। अब संधि आती है नीचे वाले के बाद, नीचे वाले में ये वाला रह भी विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह ये बन जाते हैं हमारे निर्धन। निर्धन मतलब उसके पास कोई धन नहीं है। जब जब हमारे पास ऑप्शन में दोनों है ये वाला आंसर, जब जब एक है ये वाला आंसर, जब जब दोनों है ये, जब तक हमारे पास ये है ये लगाएंगे, जब तक हमारे पास ये है ये लगाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब जो पॉइंट डालेंगे सभी बच्चे वो पॉइंट डालेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ये भी आपको बहुत ही पढ़ने जरूरी है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सभी बच्चे पॉइंट डालेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते और कौन से उनसे शब्द बनते हैं। हेलो दोस्तों, देखो अब वो जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या हमारी होती है 22। अब बात करते हैं 22 में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, कौन कौन से उपसर्ग नहीं आते हैं, किस तरीके के शब्द इसमें आते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पर ये कुछ जो 22 संख्या है वो इनकी 22 के 22 उपसर्ग की संख्या मैंने यहाँ पर आपको लिखी है। ठीक है बच्चों, क्या हुआ है वक्त, तो इसमें हम देखेंगे अब मेरे दोस्तों, वो कह रहा है कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या मैंने आपको बताई थी 22। 22 में कौन कौन से आते हैं, तो सभी बच्चे पहले तो इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, फटाफट से लेंगे, फिर मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कौन सा शब्द हमारा आया है, कैसे इसका प्रयुक्त होकर ये बना है। ठीक है मेरे दोस्तों, सबने लगभग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखेंगे कि इसमें लिखा है अप, इसमें नंबर 1 पर जो इसका उपसर्ग होता है वो होता है अप, और अप से जो हमारे शब्द बनते हैं जैसे बनता है अपमान, अभियस। ठीक है बच्चों, अप से जो भी हमारे शब्द बनते हैं तो उसमें जो उपसर्ग लगा होता है वो लगा होता है हमारा अप।
नंबर 2 पर लगा होता है अब से शब्द बनते हैं हमारे अवतार, अवशासन। तो जहां भी आपको इस प्रकार के शब्द मिलेंगे उसमें आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हमारा जैसे शब्द आया अवतार, तो अवतार का जब हम मूल शब्द निकालते हैं तो मूल शब्द होता है इसका तार, और तार निकालते ही हमारे पास जो उपसर्ग बचता है वो बचता है अब। तो इस प्रकार ये बना हमारा अवतार का लिए अब उपसर्ग। अब नेक्स्ट बात नंबर 2 पर जो बात है वो है हमारी आ की, आजन्म। आजन्म, तो आजन्म में जो हमारा मूल शब्द है वो है जन्म, और जन्म में से जब मैं मूल शब्द निकाल देता हूं तो क्या बचता है हमारे पास आ। तो बच्चों आपको, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको बस इसी तरह इनकी पहचान करनी है कि कहां से क्या निकला है। तो जब आप अनुचित देखेंगे या अनुमान में से जब मैं मान को निकाल देता हूं, यानी मूल शब्द हो गया हमारा मान, तो मान को निकाल दिया तो हमारे पास बचा अनु, तो अनु ही इसका उपसर्ग हुआ। फिर बात करते हैं इस पे अत्यंत की। अत्यंत की जो शब्द है, जैसे शब्द है हमारे पास अत्यंत, अत्यंत, जब मैं इसका संधि करता हूं यानी मूल शब्द निकालता हूं तो संधि क्या होगी, इसकी होगी संधि अति धन अंत। तो इसी प्रकार तो इसका जो मूल शब्द था वो था अंत, और उपसर्ग लगा था इसमें अति, तो इसलिए ये हमारा अति था। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए ही तो आपको संधि पढ़नी इतनी जरूरी थी। इसीलिए तो हम इन शब्दों को ऐसे ही तो तोड़कर देखेंगे कि कौन सा हमारा मूल शब्द है, और मूल शब्द से को अलग करके जो हमारा आरंभ में बचा है, या आरंभ में बचा है या शुरू में बचा है, वही हमारा उपसर्ग है। अब बात करते हैं अधि की। जब मैं अधिकार में से अधिक को अलग करता हूं और मूल शब्द कार को अलग करता हूं तो बचता है अधि, यही हमारा अधि ही उपसर्ग है। इसी प्रकार बात करते हैं अभिमान की। अभिमान में से जब मैं मान शब्द को यानी मूल शब्द को अलग करता हूं या फिर जीत शब्द को अलग करता हूं अभिजीत में से, तो बचता है अभि। इसी प्रकार बचते हैं अनिच्छा या अनिधिकार। अनिधिकार में से जब मैं अधिकार को निकाल देता हूं तो बचता है अन, और अनि हमारा इस शब्द का उपसर्ग है। अब बात करते हैं पराजय की। पराजय में से जब मैं अजय जय को निकाल देता हूं तो शब्द बचता है परा, इसी तरह परा हमारा उपसर्ग है। कर पराक्रम में से कर्म को निकाल देंगे, बचेगा प्रय, तो प्रय ही उपसर्ग है। ठीक है मेरे भाइयों। फिर बात करते हैं परि की। परिमाण में से मान को निकाल देंगे, परिणाम में से नाम को निकाल देंगे, क्या बचेगा परि, और परि, तो परि हमारा उपसर्ग है। अब बात करते हैं पर की। जब मैं परदेश का संधि विच्छेद करता हूं तो परदेश यानी परदेश का जब मैं संधि विच्छेद करता हूं तो यहां से तो आएगा पर, और यहां से आएगा देश, तो इस प्रकार देश हो गया मूल शब्द, मूल शब्द निकालकर उपसर्ग बचा पर, क्योंकि शुरू में है तो उपसर्ग हो गया हमारा पर। इसी प्रकार जब मैं प्रति एक की संधि करता हूं, प्रति एक की करता हूं तो प्रति निकल जाएगा यहां से अलग और एक हो जाएगा मूल शब्द, इसलिए हो गया प्रति एक। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम इन शब्दों की सबकी ऐसे ही संधि कर कर देख लेंगे। अब शब्द है हमारे पास सुपुत्र। तो सुपुत्र की संधि करेंगे कैसे। जब मैं सुपुत्र की संधि करता हूं तो सुपुत्र की आप सभी को पता है यहां से तो निकल जाएगा पुत्र, हो गया मूल शब्द। मूल शब्द निकालने के बाद ये वाला निकालने के बाद बचा हमारे पास सु, तो इसलिए ये सु ही हो गया हमारा उपसर्ग। अब बात करते हैं कुपुत्र की। कुपुत्र की या फिर कुपात्र की। ठीक है मेरे भाइयों, मूल शब्द क्या है पुत्र, पुत्र निकाल लेंगे। इसमें मूल शब्द क्या है पात्र, पात्र निकाल लेंगे, क्या बचा यहाँ भी क्यू, कु बचा, यहाँ भी कु बचा, मूल शब्द निकाल दिया, उपसर्ग बचा कु, इसलिए हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है मेरे भाइयों। अब बात करते हैं उपमान शब्द की। जैसे शब्द है उपमान, उपकार। ठीक है भाइयों, उपकार, उपमान, जब मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो यहां से तो निकल जाएगा मूल शब्द मान, और यहां से मूल शब्द निकल जाएगा कार, तो आरंभ में क्या बचा, यहां पर भी उप बचा और यहां पर भी उप बचा, जो है हमारा उप इस शब्द का उपसर्ग। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम संविधान की, संविधान की, और बात करते हैं हम संसार की, संसार की, बात करते हैं हम संहार की। ठीक है मेरे भाइयों, जब मैं यहाँ से शब्द निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा और यहाँ से निकालूंगा, तो आपको पता है यहाँ से तो जब मैं मूल शब्द संविधान में से क्या लिख लेगा, मूल शब्द लिख लेगा विधान, विधान निकालने के बाद क्या बचेगा संविधान, मैं की ध्वनि आ रही है तो बचेगा संविधान, आ गया ना मूल शब्द, इसलिए हो गया सम शब्द। यहाँ से संसार में से जब मैं शब्द निकालूंगा समधन सार,
तो मूल शब्द क्या था, सर, और उपसर्ग क्या लगा था आगे, सम, तो निकल गया उपसर्ग हो गया सम। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं संहार की। संहार की, यहाँ से शब्द क्या आ गया, सम, मूल शब्द क्या था, हार, तो क्या बचा हमारा, हार। हार क्या है, मूल शब्द, उपसर्ग क्या लगा, सम, तो इसी प्रकार आ गया ये वाला शब्द। ठीक है मेरे भाइयों, ये वाला पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं इधर। अब जैसे शब्द आ जाता है हमारे पास, आ जाता है निश्चित। ठीक है मेरे भाइयों, जैसे शब्द आ गया निश्चित, या फिर आ गया मेरे दोस्तों शब्द आ गया निश्चय। ठीक है, ये दो शब्द हमारे पास आ गए, तो यहाँ से क्या निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये सभी अब एक बार देखेंगे सभी बच्चे, निश्चित में से क्या निकलेगा और निश्चय में से क्या निकलेगा। तो यहाँ से जब मैं निकालता हूँ निश्चित में से और निश्चय में से, तो आप सभी को पता है उपसर्ग हो गया निस, और निस, ये वाला निस, और यहाँ से आ गया चित्त। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ से चय निकल गया और शब्द आ गया, यहाँ से निकल गया निस। इस प्रकार हो गई ये हमारा निस उपसर्ग। अब बात करते हैं अगला शब्द क्या है। अगला शब्द है हमारा निष्काम। निष्काम और निष्फल। जब मैं निष्काम में से, काम हो गया मूल शब्द काम को निकाल देता हूँ, और या फिर निष्काम में से फल को निकाल देता हूँ। जैसे शब्द है निष्काम, निष्काम और निष्फल। ठीक है मेरे भाइयों, मूल शब्द क्या है, काम, और यहाँ पर मूल शब्द क्या है, फल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचा, निस, इसके नीचे हलंत, क्योंकि आधा है, स्वर रहित है, और यहाँ पर भी बचा निस, इसलिए ये आ गया हमारा उपसर्ग। तो इस प्रकार ये भी और ये भी हो गया हमारा खत्म। अब बात करते हैं निस्तेज। तेज शब्द निकाल लेंगे, संदेह शब्द निकाल लेंगे, बचेगा निस। इसमें से धन शब्द निकाल लेंगे, इसमें से विरोध शब्द निकाल लेंगे, हो जाएगा निर्विरोध और निर्धन। इसमें से निधन शब्द निकाल लेंगे और इसमें से सत्य शब्द निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा नी विसर्ग वाला हो जाएगा इसका नी उपसर्ग। अब बात करते हैं इन वाले की। इन वाले की जब हम बात करते हैं इसमें, तो जब हम इसमें से दशा निकाल देते हैं तो हमारे पास जो शब्द उपसर्ग बचता है आगे वो बचता है दूर। तो इसी प्रकार ये शब्द आ जाता है दूर। इस प्रकार जब मैं इसमें से दुस्साहस में से साहस निकालता हूँ, दुस्तेज में से तेज निकालता हूँ, तो शब्द बचता है देश और शब्द बचता है दुस। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस प्रकार होगा, ये भी इसका जो उपसर्ग होगा दुस। फिर बात करते हैं नीचे वाले में, दुष्चरित्र और दुशासन। जब मैं दुष्चरित्र में से चरित्र निकाल देता हूँ, शब्द बचता है आगे हमारा दुष, और दुशासन में से जब मैं शब्द शासन निकालता हूँ, शब्द बचता है हमारा दुष, इसलिए हो जाता है दुष उपसर्ग। फिर बात करते हैं नीचे दुष्कर और दुष्परिणाम। जब मैं दुष्परिणाम में से परिणाम निकालता हूँ, शब्द बचता है दुष, इसलिए दुष है उपसर्ग, और दुष्कर में से कर उपसर्ग कर मूल शब्द निकालता हूँ, शब्द बचता है दुष, तो इसलिए होगा ये वाला भी दुष हमारा जो है कि क्या उपसर्ग किसका, दुष्कर का, दुष्परिणाम का। अब बात करते हैं अंतर की। तो जैसे शब्द है अंतरराष्ट्रीय मेरे भाइयों, जैसे शब्द है मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय। ठीक है मेरे भाइयों, जैसे शब्द है अंतरराष्ट्रीय में से शब्द निकलेगा अंतर। शब्द क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा अंतर, या शब्द यहां से निकाल लो, ऐसे करके आप निकाल लो। पहले मूल शब्द हो गया हमारा क्या, राष्ट्रीय मूल शब्द निकाल के क्या बचा, अंतर, तो इसी प्रकार ये हो गया हमारा अंतर, हो गया उपसर्ग। अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहते हो तो इसको लिख लेंगे अंतर धन राष्ट्र मूल शब्द हो गया, प्लस ये राष्ट्रीय, तो ये भी हमारा सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं बहिये की। क्या करेंगे, जब बहिये में से गरमन को हम बाहर निकाल देंगे, गमन को बाहर निकाल देंगे, शब्द बचेगा घर बहिये, तो इसी प्रकार बहिये हो जाएगा संधि विच्छेद वो उपसर्ग, और इसी प्रकार दुस्संध्य का दू हो जाएगा संधि निकालने के बाद। तो आशा करता हूँ कि सभी आपको समझ में आए होंगे। ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या थी हमारी इतनी 22।
ठीक है, तो ये 22 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं मेरे भाइयों। कल पढ़ेंगे हम हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के और उर्दू के। लगभग कल को हम उसको कंप्लीट कर देंगे अपने उपसर्ग चैप्टर को। इसमें कल हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक के लिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं लेता हूं आपसे विराम। ऐसे ही जुनून और जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना सिलेक्शन पाते रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारे साथ आप जैसे आप जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।